हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मॉडल पेपर नंबर 4 करेंगे। जान लगा दो, इस बार फिर मौका नहीं मिलेगा, इस थीम के साथ। और आप सबको पता है आपका एग्जाम डेट 1 अक्टूबर आ गया है। आज 21 तारीख हो चुकी है। कुल मिला के 9 दिन आपके और बचे हैं, तो जितना हो सके अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करते रहिए। बाकी मैं आपको जितना कॉर्पोरेट कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ, अपनी तरफ से जितना बेस्ट दे सकता हूँ दे रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज द, इंजन का स्ट्रोक है क्या होता है? तो फ्रेंड, जो इंजन का स्ट्रोक होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी। ये आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी मैं। अब टीडीसी का मतलब क्या होता है? टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इफ द इंजन कूलेंट लीक्स इनटू द इंजन ऑयल देन इंजन ऑयल अपीयर्स मिल्की, बिकम फोमी, टर्न्स ब्लैक, या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, जब भी इंजन कूलेंट से कूलेंट लीक होगा और इंजन ऑयल में जाएगा तो इंजन ऑयल कैसा हो जाएगा? इंजन का जो ऑयल होगा वो मिल्की हो जाएगा, यानी दूधिया दिखाई देगा आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, द इंजन ऑयल विस्कोसिटी इज डिफाइंड बाय डेट रेटिंग। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है ना। तो इंजन ऑयल की चिपचिपाहट की जो होती है इसकी रेटिंग करता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स। ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसको शॉर्टकट में SAE भी लिखा हुआ आपको एग्जाम मिल सकता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ पेट्रोल कॉमर्शियली अवेलेबल इज। तो आप सब जानते हो पेट्रोल की जो रेटिंग होती है वो होती है ऑक्टेन में, और डीजल की जो रेटिंग होती है वो होती है C10 में। तो फ्रेंड्स, जो ऑक्टेन की जो व्यावसायिक रूप से जो रेटिंग होती है वो होती है 85 से 95 के बीच में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, इंजन सिलेंडर के आकार को इसके संदर्भ में संदर्भित किया जाता है? डायमीटर एंड बोर, बोर एंड स्ट्रोक, बोर एंड लेंथ, या बोर एंड एफिशिएंसी। तो फ्रेंड, द साइज ऑफ सिलेंडर, इंजन सिलेंडर किस टर्म में रेफर हम करेंगे? तो ये होता है, एक तो होता है आपका बोर, सेकंड होता है आपका स्ट्रोक। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, क्लच फेसिंग्स आर यूजुअली अटैच्ड टू द प्लेट बाय ब्रास रिवेट्स, स्टील रिवेट्स, एल्यूमिनियम रिवेट्स, आयरन रिवेट्स। तो फ्रेंड, जो क्लच फेसिंग होती है वो आपकी होती है ब्रास रिवेट्स में, यानी पीतल की कील के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीड ऑफ वाल्व्स द पोर्ट्स आर यूज इन केस ऑफ। तो मैंने आपको जब 2 स्ट्रोक इंजन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि पोर्ट्स का यूज हम पेट्रोल इंजन में हम करते हैं, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में। ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा 2 स्ट्रोक IC इंजन। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला सवाल है, कारों में लगे सर्विस ब्रेक सामान्यतः संचालित होते हैं मैकेनिकली, न्यूमेटिकली, हाइड्रोलिकली, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड, जो सर्विस ब्रेक होता है वो कार में क्या होता है? वो आपका हाइड्रोलिक होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, द पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन। पेट्रोल इंजन किस कार पर किस पर कार्य करता है? ऑटो साइकिल, कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल, है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड, जो पेट्रोल इंजन होता है वो आपको बताया था मैं, ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम कूलेंट टू एयर इन द रेडिएटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन टेक्स प्लेस बाय रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, या कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो फ्रेंड, एक ऑटोमोबाइल इंजन के रेडिएटर में शीतलक से हवा में गर्मी का जो स्थानांतरण होता है किसके द्वारा होता है? वो होता है संवहन और विकिरण के द्वारा, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा के तहत कंडक्टर लाइसेंस प्रदान किया जाता है? सेक्शन 28, सेक्शन 27, सेक्शन 30, या सेक्शन 31। तो फ्रेंड, जो कंडक्टर लाइसेंस होता है ये आपको होता है सेक्शन 30 में। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, किस राज्य ने मोह घरा योजना शुरू की है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, या सिक्किम। तो फ्रेंड, जो मोह घरा स्कीम है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जा रहा है और ये लॉन्च करी गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। और एक उड़ीसा में बहुत ही फेमस त्यौहार मनाया जाता है नुआखाई, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नुआखाई फेस्टिवल भी आपके उड़ीसा में मनाया जाता है, और यहाँ पूरी की जगन्नाथ यात्रा जो रथ यात्रा है वो भी उड़ीसा में ही जानते हैं प्रचलित है। अगला सवाल है, और एक और बहुत फेमस टेम्पल है यहाँ पे, कौन सा? कोणार्क का सन टेम्पल। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है? यानी जब अपने देखो ठंड में अपने यहाँ बारिश कम होती है नॉर्दर्न एरिया में, लेकिन सदर्न एरिया में ठंड के टाइम बारिश होती है और इतने टाइम वहाँ बारिश नहीं होती। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है कौन सी? दक्षिण पश्चिम हवाएं, साउथ वेस्टर्न विंड जो हमारी बहती हैं। और ये साउथ का एक ही हमको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है केरल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, केरला। अगला सवाल है, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत एग्जाम पूछा था इस सवाल को। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर फर्स्ट लगा के आए थे 1950 और 51, जो कि हो जाता है गलत। जो पहला आम लोकसभा इलेक्शन हुए थे वो थे 1951-52 में। ऑप्शन नंबर 4। और पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके GV मावलंकर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला सवाल है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस फोक डांस ऑफ राजस्थान? चांगलो, तख्तकिया, कालबेलिया या पाल जात्रा? तो फ्रेंड जो राजस्थान का जो फेमस फोक डांस है, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया भी है और रिसेंट एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसकी है कालबेलिया। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को प्रत्येक की रक्षा करनी चाहिए? कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि का स्मारक या स्थान? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द स्टेट शुड प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट्स और प्लेस ऑफ आर्टिस्ट और हिस्टोरिक इंटरेस्ट? तो फ्रेंड्स ये हमारे बताया गया है आर्टिकल नंबर 49 में। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, विच कंडीशन कॉज बोन पेन, पुअर ग्रोथ एंड सॉफ्ट वीक बोन्स डेट कैन लीड टू बोन डिफॉर्मिटीज? तो फ्रेंड जानते हैं जब हड्डियों में एक विटामिन की कमी जो होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो क्या होती है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं और हड्डियों में दर्द लग जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स किसकी वजह से होता है? रिकेट्स आपके विटामिन डी की वजह से होता है, खासकर छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चों को धूप में लिटाया जाता है। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम, गोवा, मणिपुर, मिजोरम? तो फ्रेंड जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसमें जो राइट आंसर आएगा आपका वो आएगा सिक्किम। सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है ना। अगला सवाल है, और एक पूछा जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका? वो है आपका बिहार का। अगला सवाल है, ए सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? किरण देसाई, विक्रम सेठ, चेतन भगत या अनीता देसाई? तो फ्रेंड ये सूटेबल बॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और ये आपकी है किसकी? विक्रम सेठ की। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो फ्रेंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पहले बात तो पता नहीं होती क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसके बारे में संविधान में बताया गया है, जिसके बारे में चर्चा की गई है। तो आप सब जानते हैं चुनाव आयोग आर्टिकल 324, तो संविधान में बताया गया इसके बारे में, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वित्त आयोग आर्टिकल 280, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315, ये भी आपका हो गया। लेकिन नीति आयोग के बारे में कहीं चर्चा नहीं है संविधान में, ये तो एक टाइप का इंस्टीट्यूट है हमारा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 नीति आयोग, ठीक है ना। और ये योजना आयोग के जगह पे ही इसको बनाया गया है। अगला सवाल है, कौन सा भारतीय संगीतकार तबला से संबंधित है, यानी तबला वादक है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो सब जानते हैं ये तो शहनाई वादक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, ये है हमारे शहनाई वादक, आपको याद रखना है। तबला वादक कौन है? वो है जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला सवाल है, द कोलार रीजन ऑफ कर्नाटका इज फेमस फॉर विच मिनरल फ्रॉम द फॉलोइंग? कर्नाटक का कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड खनिज के लिए ही आप जा रहे हैं तो खनिज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे पक्का आपको। तो फ्रेंड कोयला ये तो नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, तांबा भी नहीं, इसका राइट आंसर है सोना। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसका जो राइट आंसर है फिलहाल इस क्वेश्चन का वो है 2016, ठीक है ना। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोयला खनन क्षेत्र है कोरबा, ये कहाँ पर है? ये आपकी स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, BS4 और BS6 मानदंडों के बीच प्रमुख अंतर क्या है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन BS4 एंड BS6 नॉर्म्स? आप सब जानते हैं पहले, इससे पहले BS4 इंजन चलते थे, इसका डायरेक्ट BS5 ना आके BS6 इंजन हमारे देश में आए हैं, अब BS6 ही चल रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार, जो BS4 फ्यूल्स होता है वो 50 ppm सल्फर कंटेन करता है, लेकिन BS6 में ओनली 10 ppm यानी 10 पार्ट पर मिलियन, और BS4 में 50 पर मिलियन। तो कितने डिफरेंस आ गया देखो, 40 पर मिलियन का डिफरेंस आ गया, इससे पॉल्यूशन बहुत ही कम होगा, ठीक है ना। तो यही मेजर डिफरेंस है इनमें। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, ठीक है ना। अगला सवाल है, वेन ए गैस इज टर्न इनटू ए लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड? जब एक गैस को तरल में बदल दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड इस प्रक्रिया को कहा जाता है कंडेंसेशन यानी संक्षेपण। ऑप्शन नंबर A। अगला सवाल है, एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे सिक्के 5, 9, 4 के अनुपात में हैं, जिनकी राशि 206 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की क्रमशः संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सा क्वेश्चन है जबकि सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें तीनों टाइप का आपको मैं इसलिए क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ कि इतना एग्जाम में 50 पैसे का आपसे पूछ लेगा, 25 पैसे का पूछ लेगा, 10 पैसे पूछ लेगा, तो आप कैसे निकालेंगे इस सवाल को? आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस सवाल के लिए? तो देखिए 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के आपके हैं 50 पैसे यानी 0.50 के 5 सिक्के हैं,
ठीक है, प्लस 9 सिक्के किसके हैं, 25 पैसे के, यानी 0.25। मैं पॉइंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना। प्लस 4 रेशो में कितने सिक्के हैं, 10 के, तो 0.10 हो गया। अब देखिए होगा 5 बचे 25, यानी 2.50, प्लस 25 निम्मा 225 प्लस 2.25 प्लस 0.40। इसको आप जोड़ें कितना आएगा, इसको जोड़ लीजिए आप, तो ये आपका आएगा 515। जब आप जोड़ेंगे तो यही आएगा आपका 515 आएगा, ठीक है ना। यानी जो हमने जोड़ा, हमने 5.15 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 206 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम एक रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक रेशियो वैल्यू कितनी होगी, 206 बट्टे 5.1.5। देखो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको काट दीजिए आप, 515 ये आपको कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 कम 4, 4 छः 206, यानी आपका 515 4 बार कट जाएगा। देखिए 4 बार कट रहा है सर, 4 पंजे 20, 4 कम 4, 4 2 6, 4 पंजे 20, हाँ 4 बार में कट रहा है आपका, एक जीरो बच जाएगा तो आएगा 40, ठीक है। यानी एक रेशियो की वैल्यू 40 आ गई। आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक सिक्के, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 5 5 गुणा 4 40, ये हो गया 200। 9 सिक्के की वैल्यू होगी 40, यानी हो गया 4 निम्न 36, 360। और 4 पैसे की होगी 4 गुणा 40 बराबर 160, यानी हमारा सिक्कों का रेशियो आएगा 200, 360 और 160। ये ऑप्शन नंबर आपके देखो सी में दिया हुआ है, 200, 360 और 160। अब आपसे एग्जाम में इंडिविजुअली पूछ सकता था, आपसे पूछा 10 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करते, वैसे ही करते, इसकी वैल्यू 40 जो आती, 40 से आप 4 गुणा कर देते, तो आपका आंसर आ जाता। अगर 25 पैसे का पूछता तो आप 9 से गुणा कर देते, 50 पैसे का पूछता तो आप 5 से गुणा कर देते। तो इस तरह सिक्कों की संख्या निकाली जा सकती है, ठीक है ना। अगला सवाल है, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24 दिन, 30 दिन और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ठीक है। ये धोखेबाजी वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे किया जाता है ये भी आप सीख लीजिए। देखो ए करता है 24 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है आपका 40 दिन में। हम एक काम मान लेते हैं, काम हम कैसे मानते हैं, इन तीनों का एलसीएम 24, 30, 40 का एलसीएम वो ऐसी संख्या आप ले लीजिए जो तीनों से कट जाए। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 120, देखो 24 पंजे 120, 30 4 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, यानी 5, ए की एफिशिएंसी आएगी 5, बी की एफिशिएंसी आएगी 4 और सी की एफिशिएंसी आएगी 3। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, यानी 5 और ये देखो ए और बी ने तो काम लगातार किया है, यानी ए ने 5 की एफिशिएंसी काम करते रहा है, बी अपनी 4 की एफिशिएंसी काम करते रहा है, लेकिन जो सी का जो 4 दिन का काम है वो कौन करेगा भाई। तो देखो सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ी, इसका सी का 4 दिन काम कितना हो गया 12, यानी ये 12 काम भी कौन करे होंगे, ए और बी मिलकर करेंगे। यानी अब टोटल काम कितना हो गया, 120 काम तो था ही और 12 काम इसका हो गया, तो टोटल कितना काम हो गया 132 काम हो गया। यानी अब 132 काम किसने पूरा किया होगा, ए और बी ने। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 4 9, यानी 132 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, रुको दोबारा करते हैं। 24, 30 और 40, ठीक है। हमने काम माना 120, तो ये आएगा 5 बार में, ये आएगा 4 बार में और ये आएगा 3 बार में, सॉरी 3 आएगा, तो 4 3 हो गया आपका, 4 दिन पहले काम छोड़ते हैं, यानी 4 दिन का काम हो गया इसका 12, ठीक है। 120 में हमने 12 जोड़ा तो 132 हो गया, ठीक है। तो यानी 5 4, अच्छा इस तीनों के साथ पूछा है ना, कार्य कितने दिन पूरा कर, 5 4 9 3 12, ठीक है, ठीक रहा। तो ये हमारा 132 था, तो काम कितने दिन पूरा हो गया होगा, देखो ए ने 5 की स्पीड से किया होगा, बी ने 4 की स्पीड से किया होगा और सी का जो 3 की ऑप्शन थी हमारे पास, तो 132 बट्टा 5 4 9 3 12, तो टोटल आएगा 12 एकम, काटेंगे तो 12 एकम 12, एक बचेगा 12 एकम 11, यानी टोटल काम जो हुआ होगा 11 दिन में कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिर से समरी बताया था मेरे को, हमने ए और बी सी क्या करी, हमने काम निकाल लिया, 24 30 और 40 था, हमने टोटल काम मान लिया 120। अब कहेंगे 120 कैसे है, वो 24 30 40 का एलसीएम हमने ले लिया, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, सॉरी 4, और इसकी आ गई 4 3 12 3, ठीक तो करा था, ठीक है।
अब देखो सी ने क्या कहा था, क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या था, 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो सी का 4 दिन काम भी तो पेंडिंग रहा होगा, 4 तियाँ 12। तो देखो 120 काम में 12 काम और जुड़ेगा हमारा, क्योंकि ये काम धोखा दे दिया सी ने। लेकिन ए और बी हमारे कंटिन्यू काम कर रहे थे, तो ए और बी ने तो कंटिन्यू काम करा और सी ने जितने दिन काम करा हमने जोड़ दिया, 132 बट्टे 5 4 9 3 12, इन तीनों ने मिलकर ही सब काम खत्म किया। 132 बट्टे 12 हमने करा, तो हमारा आंसर है 11 डेज। ठीक है, अगला सवाल है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 2400 है, उनका एचसीएफ है। तो फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के सवाल बड़े ट्रेंडिंग में सवाल चल रहे हैं, इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इन सवाल कैसे करेंगे देखिए, संख्या क्या है, 3x है, 4x है, 5x है। अब देखिए इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, 5 चौके 20 तियाँ 60, 60x की वैल्यू हमको 2400 ऑलरेडी दी हुई है, यानी एलसीएम जो 2400 दिया हुआ है वो कहने के इस रेशो का ही एलसीएम है। जो तीन संख्याएं हैं संख्याओं का ही एलसीएम हमको 2400 दिया हुआ है। तो ये जो 3x 4x 5x है, यानी 5 चौके 20 तियाँ 60, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 6 चौके 24, यानी आ गया 40। देखो x की वैल्यू 40 आ गई, डेट मीन्स संख्या क्या है 3 गुणा 40, तो संख्या क्या है 4 गुणा 40, और तीसरी संख्या क्या है 5 गुणा 40। अब देखो हमसे एचसीएफ पूछा गया है, यानी ये संख्या का एचसीएफ क्या होगा, आप खुद देखिए 40 ही तो एचसीएफ आएगा। अब कहेंगे आप कैसे, देखो 40 अगर हम कॉमन ले तो संख्या क्या बचेगी, 3 4 5, 3 4 5 किससे कटेगा, एक ही से कटेगा। एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एक ही है, एक ही गुणा अगर हम 40 से करेंगे तो आंसर हमारा 40 ही आएगा। डेट मीन एचसीएफ हमारा क्या होगा, 40 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अगला सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में रनों का औसत 32 था, उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसे रनों का औसत 4 बढ़ जाए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को कैसे हम करेंगे देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों का औसत कितना था, 32 था, यानी 32 रन जो से बने थे, एवरेज जो निकला है वो 10 पारियों में निकला, टोटल रन कितने बनाए होंगे उसने, 320 बनाए होंगे। अब हमसे सवाल क्या कह रहे हैं, ये पहली कंडीशन में था, उसे अपनी अगली पारी में डेट क्या था, हाउ मेनी रन मस्ट ही मेक इन ही नेक्स्ट इनिंग। तो नेक्स्ट इनिंग कितनी होगी, नेक्स्ट इनिंग 11वीं होगी, और उसका औसत कितने से बढ़ेगा, 4 रन से बढ़ेगा, यानी पहले औसत उसका 32 चल रहा था, अब 4 रन से बढ़ेगा, ये डेट में अब कितना हो जाएगा, अब 36 हो जाएगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा, अब देखो 11 छिक्के 66, 11 तियाँ 33, 33 में हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 396। तो उसका कितना रन बढ़ा, अब आप खुद देखते हैं इनका अंतर कितने का आएगा, 6 आ जाएगा, 9 में 2 हो जाएगा 7 आएगा, 76, यानी कितना आएगा 76। तो 76 हमारा ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप लोग समझ में आ गया होगा, फिर से बता देता हूँ। देखो 10 पारियों का जो औसत था वो 32 रन था, यानी टोटल रन कितने बने होंगे 320। अब कह रहा अगली पारी, यानी 10वीं बात, अगली पारी कौन सी हुई, अगली पारी 11वीं होगी, उसका जो औसत है 4 रन से बढ़ेगा, पिछली पारी में जो औसत था उससे 4 रन बढ़ा, यानी पिछली पारी का जो औसत 32 था वो 4 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 36 हो गया। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे, अभी हमने करा 396, तो हमें अंतर साफ दिख रहा है, कितने का अंतर हमको दिख रहा है, 76 का अंतर हमको दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो गया, यही सवाल है पूछा गया था। ठीक है ना, अगला सवाल है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त करना होगा, ये तो जानते हैं मिनिमम 33% नंबर होता है, अगर 100 में 33 नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। उसे 125 अंक मिले और वह 40 अंक से फेल हो गया, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे आप करेंगे देखिए, 125 नंबर तो बच्चे को मिले लेकिन 40 नंबर से फेल हो गया, यानी अगर इस 40 नंबर को और मिल गए होते, प्लस हो गए होते, तो वो पास हो जाता। यानी अगर 165 नंबर लाता तो वो पास हो जाता है। ये 165 नंबर किसके बराबर है, 33% के बराबर है, यही तो मिनिमम मार्क्स हैं। यानी 33% का जो मान है आपका वो 165 है, तो 1% का मान कितना आएगा 5, 5 या 15, 5 या 15 और 16, तो 100% की वैल्यू कितनी है, जब 1% की वैल्यू 5 है, हमने यहाँ से देखा 1% की वैल्यू जब 5 है तो 100% यानी मैक्सिमम मार्क्स, पूरे मार्क्स कितने होंगे 100%, तो कितना हो जाएगा 500, यानी मैक्सिमम कितने थे 500 थे, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, ठीक है ना। अगला सवाल है, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति चल रही है, कितने समय में यह एक व्यक्ति को पार कर जाएगी जो ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति चल रहा है। देखिए एक व्यक्ति है, एक ट्रेन है, उसकी लंबाई 110 मीटर है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। पहले तो यहाँ यूनिट देखिए, लंबाई हमको मीटर में दी है लेकिन चाल हमको किलोमीटर पर आवर में दी है, यानी हमको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। दूसरा क्या कह रहा है
कि ट्रेन जिस दिशा में चल रही है उसके विपरीत दिशा में एक व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रहा है, यानी यहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। एक सब्सक्राइबर ने मेरे कमेंट किया था कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो उसी के हमारे सवाल को रखा है मैंने, ठीक है ना। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने कमेंट किया था, मैंने देखा था। मैं तो देखो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ये होता है, समझ लो आप लोग। सपोज डेट एक ट्रेन जा रही है ऐसे और एक ट्रेन आ रही है ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर इसकी चाल 10 है, इसकी भी चाल 10 है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 10 और 10 20। क्यों? क्योंकि ये इसको पार करेगी, ये इसको पार करेगी, ठीक है ना। तो यानी एक दूसरे का अपोजिट जब जाएंगी तो हमेशा चाल जुड़ेंगी। ये आपको याद रखना है, जब भी अपोजिट जाएंगी, विपरीत दिशा में जाएंगी, तो चालें हमेशा जुड़ती हैं रिलेटिव स्पीड में। लेकिन अगर एक ट्रेन ऐसी चल रही है, एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी इस ट्रेन की चाल है 15, इस ट्रेन की चाल है 10, तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड घट जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है घटेगी। यानी यहाँ इस केस में चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन इस केस में हो जाएगी 20 किलोमीटर पर घंटा। बस यही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नहीं। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो प्लस होगी, और अगर सेम डायरेक्शन में जाएगी तो नेगेटिव होगी, यानी माइनस होगी। बस यही आपको दिमाग कॉन्सेप्ट रखना है। अब देखिए, पहले हम यूनिट कन्वर्जन हम करते हैं। हमको ट्रेन की चाल, जो ट्रेन है 110 मीटर लंबी है, ठीक है, और 60 किलोमीटर पर घंटे की, ये किलोमीटर पर आवर है, हम क्या करेंगे मीटर पर आवर में इसको चेंज करेंगे। मीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो कितने बार कट जाएगा, ये 6 बार, 6 × 18, 6.10, यानी 50/3 हो जाएगा। 50/3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई हमारी स्पीड। अब देखो 110 मीटर जो ट्रेन की चाल है, ठीक है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 मीटर चल रही है, कितने समय में ये एक व्यक्ति पार कर जाएगी। देखो हमसे समय पूछ रहा था, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस हमको दी है 110 मीटर, ठीक है ना। टाइम हमको निकालना है, स्पीड भी हमको पता है, तो हम निकाल सकते हैं टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब लगा देते हैं फॉर्मूला, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो स्पीड कितनी आई थी हमारी, डिस्टेंस 110 मीटर, ये दी हुई है क्वेश्चन में। स्पीड आई थी हमारी 50/3। अब देखो 3 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि बट्टे में 3 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 11 × 3 = 33, 330/50। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 60 किलोमीटर पर घंटा 5/18, 6 × 3 = 18, 6.7, 10 × 5 = 50, 50/3, ठीक तो आ रहा है। अगर 0 काटूँ तो 5 × 30, कहाँ गड़बड़ हो रही है बच्चों। A train of length 110 meters running at a speed of 7 km/h. In what time it will pass a man who is running at 6 km/h in a direction opposite? अरे हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गड़बड़ जान तो कहाँ पूछ गई। देखो अभी मैंने को तो मैं ही भूल गया। देखो डिस्टेंस हमारी 110 मीटर ही रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली चाल हमारी कितनी होगी। देखो ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर घंटा है और व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा, ये आपस में ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। देखो ट्रेन जिस दिशा में जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो टोटल जो स्पीड हो गई अब 66 किलोमीटर/h होगी हमारी। इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। अब हमारा आंसर आएगा, देखो 6 × 18 11, यानी 11 × 5 = 55, 55/3, ठीक है ना। ये आ गई हमारी स्पीड मीटर पर सेकेंड। अब हमारा आंसर आ जाएगा, देखो 110 मीटर थी, इसको हम 55 नीचे कर देंगे, ऊपर 3 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 3 से ऊपर इसलिए गुणा करेंगे, 55/3 है तो 3 चल जाएगा ऊपर, ठीक है। अब काटिए इसको, कट जाएगा, कटेगा 55 दूना 2, 110, 2 × 3 = 6, तो आपका आंसर आएगा 6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर समझा देता हूँ। देखो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, 60 किलोमीटर पर घंटा प्लस 6 किलोमीटर पर घंटा, 66 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन हमें चाल चाहिए सेकंड में, तो हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, तो ये आएगा आपका 55/3। स्पीड आ गई, डिस्टेंस दी हुई है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने फॉर्मूला रखा, डिस्टेंस का डिस्टेंस रख दिया, स्पीड रख दी, कैलकुलेशन करी, हमारा आंसर आ गया 6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला सवाल है, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति चलती है और 26 सेकंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई कितनी है। लंबाई मतलब डिस्टेंस हमसे पूछा गया है। देखिए स्पीड दी है 72 किलोमीटर/h। अब देखो यहाँ भी यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन हमको मीटर में दिए हुए हैं, हमको आंसर मीटर में लाना है, तो उसको हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता है 18 × 72, 4 × 5 = 20,
20 मीटर पर सेकेंड, ये होगी स्पीड। अब हमको क्या पूछा है, लंबाई, हमारी लंबाई कितनी, डिस्टेंस, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड भी हमारी निकल चुकी है, इसको फॉलो रखते हैं हम। स्पीड आ गई हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितनी है 250 मीटर। लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की लंबाई हम इसमें एक्स जोड़ लेते हैं, क्योंकि ट्रेन जो अपनी लंबाई के बराबर प्लेटफॉर्म को पार करेगी। बट्टे यहाँ कितना आएगा हमारा 26 सेकेंड। ठीक है, अब देखो 26 क्या आया, ये आया हमारा सेकेंड, ये आ गया समय, तो ये हो गया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 26 दूना 52, यानी हो जाएगा 520 मीटर। और इधर हो जाएगा आपका 250 प्लस एक्स, 520 250 जाए, कितना बचेगा अपने पास, अपने पास बचेगा 270। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 270 मीटर। 520 250 घटेगा, एक्स की वैल्यू तो पे आ जाएगी, एक्स हमारी क्या थी, ट्रेन की लंबाई थी। ठीक है ना, मार्ग की लंबाई थी, तो आंसर हमारा क्या होगा 270 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, अगला सवाल है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सवाल बहुत ईजी होते हैं, और यूनिट कन्वर्जन जरूर देख लेना। अगर आपको ऑप्शन किस में दिया हुआ, देखो फिर से कह देता हूँ, अगर किलोमीटर पर आवर हमको दिया हुआ है और ऑप्शन हमको मीटर पर सेकंड दिया, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड हमको जाना है, तो नोट कर लीजिए, हम हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, स्पीड में, एस माने स्पीड। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, सपोज आपको 4 मीटर पर सेकंड में दी है और ऑप्शन आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो आप उल्टा 18/5 से स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही आपको दिमाग में यहाँ रखना है। और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। बस यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से सारे सवाल होते हैं, और कोई नया फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है आपको। अगला सवाल है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, में आपको रॉन्ग नंबर बताना है। देखते हैं, 1 2 6 15 31 56 और 91। देखिए इस पर डिफरेंस कितने का है, 1 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 4 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 9 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 11 में से 5 गया 6, 2 में से गया 16, यहाँ डिफरेंस कितने का है 6 में से 1 गया 5, 5 में 3 गया 2, 25। ठीक है ना, तो यानी देख, ये हमको साफ दिख रहा है, ये 1 का स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर का डिफरेंस है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, यानी अगला स्क्वायर कितने का होगा 6 का स्क्वायर 36। तो 56 में अगर हम 36 जोड़ेंगे, 6 6 12 5 3 92 आ रहा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 91, डेट मीन्स यही नंबर रॉन्ग है हमारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है इसमें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे इसमें कंजुगेटिव नंबर चल रहे हैं, हमारे कंजुगेटिव नंबर का स्क्वायर चल रहा है। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 तक तो सही आया यहाँ तक, यानी अगला 36 आना चाहिए था, 36 ऐड होना चाहिए था, इसमें 6 का स्क्वायर ऐड होना चाहिए था, तो आना चाहिए था 92, लेकिन लिखा है 91, यानी 91 लिखा हुआ, आना चाहिए था 92, तो यही हमारा रॉन्ग नंबर है। ठीक है ना, अगला सवाल है 2 3 10 39 8 8 5। अब देखिए ये सीरीज देखते ही आप इस सीरीज को जब आप कर पाएंगे ना, जाके प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है ये। ठीक है ना, अब देखिए 2 3 10 39 सीधे 885 हुआ, यानी कितनी तेज़ी से नंबर बढ़ा है। जब भी नंबर तेज़ी से बढ़ता है तो यार हमेशा उसमें स्क्वायर का ही फंडा लगा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या स्क्वायर का फंडा लगा होगा, अब देखते हैं हम, 1 गुणा 1, 1 कम 1 प्लस 1, यानी कितना हो गया 2। अब अगला देखिए, अगला हमारा आएगा 1 गुणा 2, रुको ये भी नहीं है इसमें, ना ये नहीं है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर, 5 दूनी 2 पंजे 10, रुको रुको रुको, 2 3 10 39 885। इसमें लॉजिक लग सकता है हमारा, अगर 885 तेज़ी से बढ़ रहा है ना, अगर इसमें लॉजिक लगाएं तो क्या लग सकता है दोस्त, 2 3 10 39 और 885। अगर मैं इसमें 1 गुणा 1 करूँ प्लस 1 करूँ तो कितना आएगा, 1 कम 1 और 1 2। अगर यहाँ पे मैं करूँ 1 गुणा 2, 2 एकम 2 2 4, तो 4 आना चाहिए था हिसाब से यहाँ पे तो, लेकिन ये नहीं आ रहा है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, एक गुणा 1 1 प्लस 3 3 गुणा 3, 2 एकम 2,
क्या हो सकता है, क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं कहीं, 1 × 1 + 1। चलो ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलेगा मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा, इफ जेड बराबर 52 एंड ए सी टी बराबर 48 देन बैट विल बी इक्वल टू। तो जेड का मान दिया है इन्होंने, हमें यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, जेड का मान दिया है इन्होंने 52, और हम जानते हैं जेड की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 26 होती है। ए टू जेड 26 नंबर होते हैं, जेड 26 नंबर पर आता है। इसका मैं 2 टाइम्स कर दूँ या दुगना कर दूँ तो 26 दूना 52, अगर ये लॉजिक है तो, ठीक है ना। तो बी हमारा कितने पे आता है, 2 पे आता है, यानी इसका दुगना कर दूंगा। ए मेरा 1 पे आता है तो इसका दुगना कर दूंगा, और टी मेरा आता है 20 पे तो इसका दुगना कर दूंगा। देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 20 दूना 40, तो 40 2 42 और 4 46, 46 ऑप्शन में है। 1 मिनट, कहाँ गया, कट करो, ये रहा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा था 46, 46 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। देखो तो क्या करा हमने, इनके जो प्लेस वैल्यू उसको 2 टाइम्स कर दिया है, उस पर हमने ऐड कर दिया है, ठीक है ना। अगला सवाल है, इफ फ्रेंड इज कोडेड एज HUMJTK हाउ इज कैंडल रिटेन इन। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है, FRIEND, फ्रेंड, फ्रेंड की इन्होंने कोडिंग करी है, वो करी HUMJTK। तो एफ से देखें एच कितनी दूर है, ABCDEF GH +2, STU +3, JKLM +4, FGHIJ +5, MNOPQRST +6, जाहिर है अगला +7 होगा, ठीक है। यानी 2 3 4 5 6 7 हमारा चल रहा है, यानी पहले हमको 2 नंबर ऐड करना है, तो हम कर लेते हैं कैंडल। देखो सी हमारा होता है 3 पे, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में होता है ई, ए होता है 1 पे, 4 जोड़ेंगे 5 सॉरी 3 जोड़ेंगे ना, तो 1 और 3, पहले 2 जोड़ा था, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो हम इसको जोड़ेंगे ए में डी, जो यहाँ आएगा डी। अब कहेंगे डी कैसे आएगा, देखो ए 1 पे होता है, इसे +3 ऐड होगा, क्योंकि पहले +2 हुआ था, फिर +3, फिर ऐसे +4, फिर +5, +6, +7। अब देखिए ई डी से हमारा एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तो यही मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब भी कोटि सवाल कीजिएगा तो हमेशा ऑप्शन जरूर देखिएगा, क्योंकि कितने बार पहले ही आपके 2 ऑप्शन से ही आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, चूज द नंबर ग्रुप विच इज डिफरेंस फ्रॉम अदर। तो 7:22, 12:37, 8:33 एंड 15:46। देखिए मुझे 7 दिख रहा है यहाँ पे, 7 × 3 21 और 1 जोड़ा 22। अब देखिए 12 का 3 टाइम करेंगे तो आएगा 36, +1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37। 8 या 24 और 1 25, यानी यही ऑप्शन गलत लग रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर सी ही इस डिफरेंस है। देखो 15 3 45 और 1 46, यानी देखो ABD एक ही सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। 3 टाइम्स करके 1 ऐड कर दिया है। अगला सवाल है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस, यानी सार्थक क्रम आपको बताना है, रेनबो, रेन, सन, हैप्पी या चाइल्ड। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं सबसे पहले क्या होगी, बारिश होगी, बारिश के बाद क्या निकलती है, धूप निकलेगी, जब धूप निकलेगी तो क्या बनेगा, रेनबो बनेगा, रेनबो से क्या होगा, बच्चा देखेगा, बच्चा देख क्या होगा, खुश हो जाएगा। ये 2 3 1 5 4 मेरा सही मायने बनना चाहिए, 2 3 1 5 4 कहीं दिख रहा है आपको, 2 3 1 5, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ठीक है ना। अगला सवाल है, लास्ट वाले इस वीडियो का, इस साइन का क्या मतलब है, इस साइन का क्या मतलब है। जब मैंने आपको रोड सेफ्टी सिग्नल सब पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखी पूरी वीडियो जाके मेरे देख लीजिएगा, मैंने सारे सिग्नल आपको जितने इंपॉर्टेंट सिग्नल जो पेपर पूछे ही जाते हैं वही मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए ऐसे देख तो लेफ्ट ही है, यानी लेफ्ट वाला ऑप्शन ही हमारा होगा। देखो राइट वाला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, अब या तो ऑप्शन नंबर 3 होगा या ऑप्शन नंबर 4 होगा, लेफ्ट रिवर्स बैंड या लेफ्ट हैंड कर्व। तो देखिए लेफ्ट हैंड कर्व है, ये कर्व बन रहा है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी बाएं हाथ का वक्र। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराते रहूँगा जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए। मैं अपनी तरफ से तैयारी कर रहा हूँ, तो आप भी अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे कल जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।